व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं बज गया जंग का बिगुल। आर्मी चीफ ने तैयार किया एक्शन प्लान। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं। मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, भारत के थल सेना अध्यक्ष 30 जून 2024 को अपना कार्यभार संभालते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जम्मू और कश्मीर राइफल्स के ये अपना कार्यभार संभालते हैं और 20 अगस्त को, यानी कि 30 जून को कार्यभार संभाला और 20 अगस्त को एक मीटिंग रखते हैं जहां पे हुज हू ऑफ इंडियन आर्मी बैठी है वहां पे। दोस्तों, ये जो मीटिंग हुई इसमें 7 आर्मी कमांड्स के जीओसी इन सीज होते हैं, आर्मी कमांडर्स होते हैं, दे वर प्रेजेंट एंड द चीफ एड्रेस दी 7 आर्मी कमांडर्स। फौज के कमांड्स कौन से हैं? ईस्टर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड और आर्मी ट्रेनिंग कमांड। आरट्रैक शिमला में है। ये ट्रेनिंग करवाता है पूरी इंडियन आर्मी के, रिस्पॉन्सिबल। तो 7 आर्मी कमांडर्स प्रेजेंट। लेकिन दोस्तों, इसके पहले मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, कई लोगों ने ये बोला कि यार मेजर एक बात बताओ, 30 जून से टेक ओवर कराए, ये 20 अगस्त को मीटिंग क्यों हो रही है? क्या ये मीटिंग जुलाई में नहीं हो जानी चाहिए थी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। व्हेन एन आर्मी चीफ टेक्स ओवर, उनके दौरे चलते हैं हर जगह, वो विजिट्स पे जाते हैं, पहले समझते हैं, क्योंकि हर रैंक पे फौज में पर्सपेक्टिव अलग होता है। एवरी रैंक हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर आप कैप्टन हैं तो आपका पर्सपेक्टिव अलग है, जब आप कर्नल बन जाते हैं आपका पर्सपेक्टिव बहुत कई गुना बड़ा हो जाता है, फिर आप ब्रिगेडियर बनते हैं, तो ऐसे ऐसे जैसे आप राइज करते हैं। नाउ ही इज द आर्मी चीफ, उनके ऊपर फौज में तो कोई नहीं है, ही इज द टॉप मोस्ट। तो जब वो सेना को देखते हैं, वो कैसे देखते हैं, ये सारी की सारी प्लानिंग होती है। बहरहाल मुद्दे पे आता हूं दोस्तों कि 20 अगस्त को ये मीटिंग हुई और आर्मी चीफ ने क्या क्या बोला, अब मैं आपको बताता हूं। ये 5 मुख्य पॉइंट हैं जिसमें आर्मी चीफ ने बात करी है और ये लड़ाई के दौरान काम आने वाली चीजें हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप बोलेंगे साहब कि इसमें बात तो उन्होंने आर्टिलरी की नहीं करी, बात तो उन्होंने टैंक की नहीं करी। दोस्तों, लड़ाई जो है ना बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स है और उसमें 10 चीजें और होती हैं गोले बारूद के अलावा। देखिए क्या क्या बोला, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ट्रांसफॉर्मेशन गोल्स, जो बदलाव है उसके गोल्स क्या हैं, उसके टारगेट क्या हैं? एम्स टू मॉडर्नाइज द आर्मी इनटू अ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सेल्फ रिलायंट फोर्स केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट। यानी कि आर्मी को, मैं आपको समझा देता हूं, आर्मी को फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेल्फ सफिशिएंट फोर्स बनाना है, आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट फोर्स, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन, जिसमें टेक्नोलॉजी का, देखिए, जो एक फौजी का जोश है, जुनून है, जज्बा है, वो तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी बदल रही है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लोग बात कर रहे हैं आजकल और उसको ला भी रहे हैं फौज में। जो फौज है, मैं भारतीय सेना की बात कर रहा हूं, इट इज पार्टनरिंग विद IITs। वो IIT के साथ पार्टनर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं विच इज द बेस्ट सोल्यूशन दैट वी कैन गेट। तो टेक्नोलॉजी जब ये हो गई है कि लोग 5th जनरेशन और 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, वो एयरक्राफ्ट, ठीक है, वो एयरफोर्स का मुद्दा है, वो थल सेना का मुद्दा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थल सेना से भी वो जुड़ता है। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, यहां पे साइबर की बात करी, आप स्पेस की बात, तो एक पूरा जब लड़ाई होती है दोस्तों, जब युद्ध होता है, तो एक 360 डिग्रीज, यानी कि बिल्कुल राउंड एक 360 डिग्रीज का पर्सपेक्टिव होता है। अब वो दिन लद गए जब बोलते थे कि नहीं साहब, आइसोलेशन में लड़ाई होगी। आइसोलेशन में लड़ाई नहीं होती। 7 अक्टूबर 2023 को हमास हमला करता है इजराइल के ऊपर और पूरी दुनिया कांप जाती है। अब आप बोले साहब, ये छोटे से इतना सा इजराइल है, इतना सा गाजा है, हमें क्या लेना देना? नहीं, हमें लेना देना है, क्योंकि हमारी जिंदगी उससे इंपैक्ट होती है। हजारों किलोमीटर दूर रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, हमारा क्या लेना देना? लेना देना है। इसीलिए दोस्तों, ये जो लड़ाई है, ये मल्टी डोमेन में जा चुकी है। जब मैं मल्टी डोमेन की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल डोमेन। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस, वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर वाटर, वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड, वी आर टॉकिंग अबाउट एयर, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, साइबर, सबकी बातें हो रही हैं यहाँ पे, मीडिया, सोशल मीडिया, सबके बारे में। तो ये आर्मी चीफ ने सबको बताया कि यार, इस पे हमारे टारगेट क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, इसको एक बार रिव्यू करा जाए और फटाफट इसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। जो दूसरी बात जनरल द्विवेदी ने बोली, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, यानी कि सामरिक हमारे इनिशिएटिव्स क्या हैं? डिस्कशन फोकस्ड ऑन रीऑर्गेनाइजिंग आर्मी स्ट्रक्चर्स, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनहांसिंग क्रॉस डोमेन कैपेबिलिटीज अक्रॉस लैंड, एयर, साइबर एंड स्पेस। रीऑर्गेनाइजिंग आर्मी स्ट्रक्चर्स, यानी कि आर्मी का जो स्ट्रक्चर उसको रीऑर्गेनाइज करना। अब
अब आप बोलेंगे क्यों कर रहे हैं आर्मी का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज? इसलिए रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्योंकि जब जब आपको ऐसा लगता है कि माहौल बदल रहा है, हर एक युद्ध के बाद या हर एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद आपको अपने आप को उससे मिलाना है और उससे आगे निकलना है। ठीक है, अब उदाहरण चलना पड़ेगा जिस तरीके से। 2-3 चीजें थी जो भारतीय सेना में समझा जाता था, एक अंडरस्टूड सी बात थी कि यार ये तो होगा। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने दोस्तों उस चीज की धज्जियां उड़ा दी। फ्रैंकली स्पीकिंग, उस चीज की धज्जियां उड़ा दी उस सोच की। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। पहली बात तो ये मानना था लोगों का, ठीक है, हमारा भी मानना था, मेरा भी मानना था, हम सबका मानना था कि जो लड़ाइयां होंगी ना वो लंबी लड़ाइयां नहीं होंगी, 1-2-3 हफ्ते में निपट जाएगी लड़ाई। यानी कि जो कल की लड़ाइयां होंगी, ये हम सोचते आ रहे हैं पिछले 20 साल से कि जो कल की लड़ाइयां होंगी वो दे विल नॉट बी कि चली जा रही है लड़ाई सालों दर साल, वैसी लड़ाई नहीं होगी। 1-2-3 हफ्ते में कट एंड ऑफ स्टोरी। वो एंड ऑफ स्टोरी हुआ नहीं। 2.5 साल से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और सब आप जानते हैं। दूसरी चीज, टैंक का यूटिलाइजेशन। हमें लगा कि जहां पे टैंक चला गया माहौल बदल गया। टैंक आज भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए कि जब एक बार सुसाइड ड्रोन्स आ गए, कामेकाजी ड्रोन्स आ गए, तो क्या आप बताइए क्या टैंक को खतरा नहीं हुआ? अब जो टैंक होता है, अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी टैंक है, उसका जो हल वाला पोर्शन है, जो आगे वाला पोर्शन है टैंक का, वो सबसे ज्यादा, जिसको कहते हैं मजबूत होता है, सबसे ज्यादा आर्मर उधर होता है। साइड में भी आर्मर होता है, टैंक्स में रिएक्टिव आर्मर होता है, टैंक्स में अलग अलग किस्म की चीजें होती हैं अंदर के क्रू को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जो टैंक का सबसे सॉफ्ट एरिया जो होता है, जो सबसे अनप्रोटेक्टेड होता है, वो टैंक का टॉप ऊपर वाला एरिया होता है। आपने देखा होगा टैंकों में वो ऊपर से वो खोल के अपना जोन निकलता है ना बंदा, बीच में टैंक के, दैट एंटायर दैट दिस थिंग ऑन टॉप ऑफ द टैंक, दैट इज द लीस्ट प्रोटेक्टेड एरिया। वो सबसे कम प्रोटेक्टेड है। अब जो ड्रोन है, जो कामेकाजी ड्रोन है, वो ऊपर से वार करते हैं, वो साइड से वार ही नहीं कर रहे। जहां पे आपने सबसे ज्यादा लोहा लगा रखा है, सबसे ज्यादा आर्मर लगा रखा है, रिएक्टिव आर्मर है आपके पास, एक्सप्लोजिव्स पड़े हैं कि जो भी इनकमिंग प्रोजेक्टाइल है उसको फट के उध्वस्त कर देंगे, सारी आपने टेक्नोलॉजी लगा ली, आपने ऊपर प्रोटेक्ट ही नहीं करा वहां पे। अब ऊपर से ड्रोन आता है, खत्म कर जाता है टैंक को। ये चीज हमने सीखी। फिर हमने सीखा लॉजिस्टिक्स के बारे में। तो दुनिया गाना गा रही है पिछले हजारों सालों से, लॉजिस्टिक्स। लेकिन इस लड़ाई में यह भी पता लगा कि साहब लॉजिस्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। सामान्य नहीं। अब सोचिए दोस्तों, इस वक्त जनरल द्विवेदी के दिमाग में क्या चल रहा होगा विथ वॉर इन माइंड। रूस और यूक्रेन के बारे में यह सोच रहे होंगे कि साहब ऐसा है कि हमें किसी ना किसी तरीके से जल्द आत्मनिर्भर होना है। सप्लाई चेन्स किसी और के हवाले आप नहीं सौंप सकते। यू मस्ट कंट्रोल योर सप्लाई चेन्स। तो आत्मनिर्भरता नंबर 1 उनके दिमाग में प्रायोरिटी होगी, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने पढ़ा है मीडिया में। द आर्मी चीफ विल फोकस ऑन आत्मनिर्भरता 100%। सबसे बड़ी सीख ही वही है। सबसे बड़ी सीख यही है जो हमने बोला ना, इतने साल लड़ाई चलेगी, आपके पास खुद हथियार बनाने की क्षमता नहीं है, आप इतने साल कैसे लड़ लोगे? किसके बलबूते पे लड़ोगे आप? अमेरिका, वो अमेरिका जो आज की तारीख में तेजस के इंजन आपको नहीं दे रहा, बहाने बना रहा है कि ये हो गया वो हो गया। आप उस अमेरिका के सहारे लड़ेंगे या उस रूस के सहारे लड़ेंगे जो कि कहता है कि भाई हथियार तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरे खुद लगे हुए हथियार है यूक्रेन की लड़ाई में, आई कैन नॉट सप्लाई। ये होगा। और अगर लड़ाइयां ना भी हों, अगर आपकी उस वक्त उनसे ना बने वो चाबी, वो नल ऑफ कर देंगे जिसमें पानी निकलता है यार, नल ऑफ हो गया, आपको हथियार नहीं मिले। ये सब उनके दिमाग में बातें आर्मी चीफ के चल रही होंगी, ये सब प्लानिंग चल रही होगी। तीसरा पॉइंट मैं बताता हूं, इंडिजनाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। ये वही बात है आत्मनिर्भर भारत की, और बार बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर्मी चीफ फोकस कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत पे। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, अर्जिंग सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री टू foster world class equipment and become a leading defense exporter। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आर्मी चीफ ऐसी बात क्यों कर रहा है। अभी रिसेंटली 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुआ था, राइट। 123 देश उन्होंने हाजिरी लगाई, ऑनलाइन हुआ था लेकिन 123 देशों ने हाजिरी अपनी लगाई। बोला कि हाँ साहब भारत ने बुलाया है, हम जरूर ज्वाइन इन करेंगे। उन्होंने ज्वाइन इन करा, अपनी बातें रखी। अब आप एक बात सोचिए, इन देशों को हम हथियार भी बेचेंगे, क्या उनके साथ हमारे रिश्ते और बेहतर नहीं होंगे? दिस इज द कोर ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी।
जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, लड़ाई जो होती है ना, वो सिर्फ हथियार गोले बारूद से नहीं होती, लड़ाई के डायमेंशन चेंज हो गए। इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस की आजकल बात करी जा रही है, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है, इसके बारे में भी आर्मी चीफ ने बात करी। इसके अलावा जॉइंट ऑपरेशंस, need for improved collaboration among the Army, Navy and Air Force was highlighted to better prepare for future warfare challenges. Army, Navy and Air Force, the ability of the Army, Navy and Air Force to collaborate and fight future wars together. ये जो हम जॉइंटमैनशिप की बात करते हैं, जो थिएटर कमांड की बात करते हैं, क्या वो इसका मूल मंत्र तो यही है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ कैसे एज अ सिंगल यूनिट, एज अ कोहेसिव सिंगल यूनिट वो कैसे लड़ाई कर रहे हैं, इस पे भी उन्होंने तवज्जो दी है और इसके बारे में भी आर्मी चीफ ने बात करी है। पांचवी चीज, क्वालिटी ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, पांचवा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज अ वेटरन आई कैन totally understand what the chief is saying. Initiative aimed at enhancing the welfare of military personnel and their contribution to health, education and sports. तो ये विकसित भारत का जो सरकार का प्लान है, विकसित भारत 2047, यानी कि 100 साल हमारी आजादी के। तो दोस्तों, जब आर्मी चीफ ने ये पांचों बातें करी, और पांचवें पॉइंट पे मैं दोबारा आऊंगा, ये बात है विकसित भारत, राइट? विकसित भारत 2047, यानी कि 1947 में आजादी मिली, 2047 में हमारे 100 साल कंप्लीट हो गए। उस 100 साल में आप फौज को कैसी चाहते हैं? क्योंकि सरकार ने तो एक बात बताई ना, फिर 100 साल में आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा चाहते हैं, हेल्थ केयर कैसी चाहते हैं, एजुकेशन कैसी, ये बताना फौज कैसी चाहते हैं। ये जो सारे पॉइंट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव की जो वेटरन्स हैं। देखिए, फौज एक परिवार है, फौज एक इकोसिस्टम है। जिसने फौज छोड़ दी, आप उसकी केयर कैसे करेंगे? जिसको चोट लग गई, उसकी केयर कैसे करेंगे? जो वीरगति को प्राप्त हो गया, उसके परिवार की आप केयर कैसे करेंगे? इसका भी फौज में पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। उसको किस प्रकार से इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव उसका क्या होगा। स्पोर्ट्स की इन्होंने बात करी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना, नीरज चोपड़ा इज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, और आपको पता है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर इज ऑल्सो फ्रॉम द इंडियन आर्मी, ओलंपिक मेडलिस्ट्स। तो फौज ने मेजर ध्यानचंद, द हॉकी विजर्ड, जिसको देख के हिटलर भी एक बार खड़ा हो गया था अपनी सीट पे कि बॉस ये क्या है, ऐसा जादू। और भी बड़े बड़े हैं, थोड़े से एक दो कंट्रोवर्शियल नाम भी हैं, बट आपने पान सिंह तोमर का नाम सुना होगा। ये सारे फौजी हैं, सारे एथलीट, मिल्खा सिंह, तो बड़े बड़े ग्रेट्स हैं जो फौज ने पैदा करे हैं, फौज ने देश को दिए। कई नाम, इतने 4-5 नहीं है, नाम बड़े सारे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ कुछ नाम बता रहा हूं। आने वाले टाइम पर ना, अभी ये चीज याद रखना कि वॉर जो होगा वो आपका साइबर थ्रेट भी होता है। हाँ। कि आप उसको किस तरीके से, क्योंकि हैकिंग बहुत चल रही है, किस तरीके से अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज हैक हुआ था, याद है तुझे? बहुत चीजें होती हैं, और आने वाले टाइम आपको नहीं पता कि जंग 10 दिन चलेगी, 10 साल चलेगी। किसने, टू बी फ्रैंक, किसी ने नहीं सोचा था रशिया यूक्रेन की वॉर इतनी लंबी चल जाएगी। हाँ। किसी ने नहीं सोचा था। ठीक है, अब जैसे अब ये लग रहा था कि यूक्रेन ही वो कर देगा शायद। हाँ, अब जैसे नेचर है, आने वाले टाइम में आप देख रहे हो, अमेरिका कभी दब के चलता नहीं है, और अमेरिका अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है, जो बिल्कुल मतलब उसके जिगरी है कुछ वो। लेकिन यहाँ पर बात आती है, अब जैसे चाइना उभरता हुआ तो नहीं कहूंगा, अब वो बहुत बड़े लेवल पर आ गया वो भी। इंडिया भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो आने वाले टाइम में क्या होता है कि आप सबका नेचर, 4 लोग एग्जाम्पल, सबका नेचर अलग है। कोई है कि पोक करने की आदत है, हाँ। कोई आराम शांति मस्त रहता है अपने में, है ना। कोई ऐसा देखता रहता है, चालू बनता है, मौका मिले बस, हाँ, इसकी नौकरी खा जाऊं, इसका कर दूं, ठीक है, या इसकी चुगली कर दूं। तो वैसे ही देश है, कुछ देश सोचते हैं कि मुझे वर्ल्ड पावर बननी है, हाँ। जैसे कि अमेरिका का है। चाइना का क्या है, उसको अब ये हो गया है कि मैं ही मैं हूं। इंडिया जबकि वो कहता है कि भैया यार चलो साथ में चलो यार, सब ग्रो करो। तो लेकिन आपको नहीं पता कि कब कौन आपको आग दिखा दे, कब क्या हो जाए। जैसे कि आज क्या टाइम में आप देखते हो कि पाकिस्तान के साथ तो अपना हमेशा से ही वो ड्रामा चला है, लेकिन चाइना भी छुटपुट बॉर्डर पे करता रहता है। तो आपको हर तरीके से एडवांस होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। आप सिर्फ हथियार लेके नहीं चलना पड़ेगा। हथियारों में कितनी, हमने वो कर्नल का इंटरव्यू देखा था हमने, उन्होंने बताया था कितने एडवांस्ड इक्विपमेंट्स है उनके पास, अमेरिका के पास, जो हमारे पास आज भी नहीं है। और अगर सीधी उसमें कंपेयर भी करा था कि इंडिया और यूएस की मिलिट्री, तो उन्होंने कहा था कि कंपेयर किस बेस पे करें, जितने हमारा फाइटर जेट है उनसे कितने ज्यादा उनके पास एडवांस्ड भी है। तो आत्मनिर्भर तो हमें होना पड़ेगा। जब हम आत्मनिर्भर होंगे, क्योंकि आपको नहीं पता वॉर में कौन सा देश कब कहते जी हम तो ना दे रहे हथियार, आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते ना वही इकोसिस्टम की, जैसे आज अमेरिका है। पर मैंने एक चीज देखी है, अमेरिका को ना ट्रस्ट नहीं कर सकते, वैसे इस लेवल पे ट्रस्ट तो किसी को नहीं कर सकते। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।